बिहार सरकार की काहिली के ऊपर एक फैसला है। ये राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यशैली के ऊपर एक फैसला है, क्योंकि बकायदा हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन मतलब बिहार राज्य निर्वाचन आयोग शैल एग्जामिन इट्स फंक्शनिंग, वो अपने फंक्शनिंग की जांच करे कि क्या वो वाकई एक ऑटोनोमस बॉडी है। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दी जाती है वो आर्टिकल 15(4) और 16(4) है, लेकिन यहाँ 243D की बात हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के फैसले में के कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार के केस में कहा कि आज से 20 साल 30 साल पहले अगर हम मान लें कि बिहार में यादव जो जाति थी वो राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई थी, लेकिन क्या 30 साल बाद भी वो पिछड़ी हुई है राजनीतिक? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। तो ये आयोग जो है ये एक सतत प्रक्रिया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है और इसको लेकर के जो पेच फंसा हुआ है, आइए उस पर हम बात करते हैं अपने एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी के साथ। सर, जिस तरह से हाई कोर्ट का फैसला आया है नगर निकाय चुनाव को लेकर के, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने एक गंभीर फैसला लिया है, पूरे चुनाव को रद्द कर दिया है। इस पर आप मतलब इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो फैसला आया कल जी, और उसके बाद जो मीडिया का रुख है उसको देख के बड़ा दुख होता है। मतलब ये हाईकोर्ट का जो फैसला है ये बेसिकली चुनाव रद्द करने को लेकर तो है ही तकनीकी रूप से, लेकिन इसको जब इस पूरे फैसले को आप इंटरप्रेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फैसला मूल रूप से बिहार सरकार की काहिली के ऊपर एक फैसला है। ये राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यशैली के ऊपर एक फैसला है, क्योंकि इस पूरे 86 पन्ने का एक पूरा ये फैसला है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बकायदा हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन मतलब बिहार राज्य निर्वाचन आयोग शैल एग्जामिन इट्स फंक्शनिंग, वो अपने फंक्शनिंग की जांच करे कि क्या वो वाकई एक ऑटोनोमस बॉडी है या राज्य सरकार के डिक्टेशन पर काम कर रही है। आप समझ रहे हैं कि संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, चाहे वो केंद्रीय चुनाव आयोग हो या बिहार राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग हो। जिला में भी जिलाधिकारी जो है मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं, तो उस वक्त वो संवैधानिक संस्था के तौर पर काम करते हैं। तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सवाल है कि 2010 में यह पूरा का पूरा मामला जो आया है, हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको लोग कैसे कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि जो ओबीसी आरक्षित जो सीटें थी उसको हाईकोर्ट ने कहा है कि जनरल कर दो और फिर चुनाव करा लो। लेकिन क्या मसला यही है? नहीं, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि 12 साल से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला 2010 में आया था और 12 साल से बिहार सरकार ने वो काम नहीं किया जो काम उसको करना था, और बिना उस काम को किए हुए कैसे राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी? क्या राज्य सरकार के प्रभाव में ये काम किया उसने या अपनी मर्जी से किया एक स्वायत्त संस्था होने के नाते? कौन सा जो कार्य है आप इसको खुल करके मतलब 2010 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था के कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार। उसके बाद एक और फैसला था, एक मिस्टर गवली थे बनाम महाराष्ट्र सरकार। तो संविधान में जो आरक्षण है पिछड़े वर्ग को, उसका जो आर्टिकल है, एक देखिए, एक व्यवस्था है जो शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दी जाती है वो आर्टिकल 15(4) और 16(4) है, जिसके तहत सरकारें पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग इसकी पहचान करके और उनको सरकारी सेवा में या शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देती है। लेकिन यहाँ 243D की बात हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के फैसले में के कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार के केस में कहा, वो स्थानीय निकायों के चुनाव में जो आरक्षण दिया जाना है उसको लेकर के वो मामला था। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आर्टिकल 243D है वो संवैधानिक मान्यता प्राप्त है और हम उसको मानते हैं, और इसके लिए राज्य सरकारों को किसी विशेष समुदाय के राजनीतिक पिछड़ेपन 15
4 और 16(4) जो आर्टिकल है उसमें शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाता है। लेकिन जो स्थानीय निकाय में दिया जाना था आरक्षण, ये नगर निगम के चुनाव में और इन सब चीज़ों में, इसके लिए आर्टिकल 243D का सहारा लिया जाता है। लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको एक आयोग का गठन करना चाहिए, करना होगा, चाहिए नहीं, करना होगा। और वो आयोग उस खास समुदाय के राजनैतिक पिछड़ेपन, ये कहना कि वो पॉलिटिकल बैकवर्ड है या नहीं, इसकी पहचान करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, अहम बात, कि आज से 20 साल 30 साल पहले अगर हम मान लें कि बिहार में यादव जो जाति थी वो राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई थी, लेकिन क्या 30 साल बाद भी वो पिछड़ी हुई है राजनीतिक? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। तो ये आयोग जो है ये एक सतत प्रक्रिया है, इस आयोग को हमेशा काम करना होगा। तो ऐसा बिहार सरकार में नहीं हुआ। बिहार सरकार ने 2015 में नीतीश कुमार ने, जिसको हम और आप सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, उन्होंने MBC, EBC, अति पिछड़ा जो इस तरह का होता है वो उसकी पहचान इन्होंने करवाई और उसी के आधार पर उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में उन्होंने आयोग का गठन करवाया था। न देखिए, ये राजनीतिक पिछड़ेपन, पॉलिटिकल बैकवर्डनेस की पहचान करने के लिए आयोग का गठन नहीं हुआ। बिहार में ऐसा नहीं बिहार में नहीं हुआ। तो ये ट्रिपल टेस्टिंग का एक पार्ट है। ये मुख्य पार्ट है ये। अच्छा, यही टेस्ट है बेसिकली। आप ट्रिपल कहिए, 4 टाइम कहिए, सेकेंड, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आयोग नहीं बनेगा वो पहचान ही नहीं कर पाएगा कि राजनीतिक रूप से पिछड़ा कौन है। अब जब इसकी पहचान ही नहीं होगी तो आप कैसे तय करेंगे कि फलना सीट जो है वो OBC रिजर्व है? तो फिर ये किस तरह से जो है रिजर्व कर दिया गया? मनमानी या अपने तरीके से मनमानी, या जो 2015 में नीतीश कुमार की सरकार ने MBC और EBC की पहचान के लिए जो फॉर्मूला अपनाया था उसी के आधार पर यह काम कर दिया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग और नीतीश कुमार जी की जो सरकार थी जिस समय 2005 से 2022 तक, बीच का 1.5 साल छोड़ दे 15-16 का, तो कम्प्लीटली NDA की सरकार थी बिहार में, नीतीश जी और भाजपा की मिलीजुली सरकार थी। इन लोगों ने आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? साफ तौर पे इसको अवहेलना कह सकते हैं। बिल्कुल अवहेलना है ये। आपको गठन देखिए, 2015 से 2010 से जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तब से अब तक 2 चुनाव हो चुके हैं स्थानीय निकाय के, चल रहा था। तो ये लोग मान चुके थे कि ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन जब सुनील कुमार ने इस मामले में दखल दिया, जब सुनील कुमार इस मामले को लेकर शीर्ष अदालत गए, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लौटा दिया हाईकोर्ट में और कहा कि इस पर आप फैसला कीजिए। लेकिन देखिए, ये तकनीकी बात है, बहुत क्लियर है, संविधान में बहुत क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया कि स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण आर्टिकल 243D के तहत दिया जाता है, दिया जाएगा। और इसके लिए आपको राजनीतिक पिछड़ेपन की पहचान करनी होगी और उसके लिए आपको एक आयोग बनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। आपने नहीं बनाया, सरकार ने वो काम नहीं किया। चलिए मान लिया सरकार की इतनी हड़बड़ी क्यों थी चुनाव करा? यही पॉइंट है। फिर सवाल है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या किया, जो एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो आपने ये जानते हुए भी कि बिहार सरकार ने आयोग का गठन नहीं किया, तो फिर निर्वाचन आयोग ने किस तरह से इलेक्शन का डेट अनाउंस कर दिया, प्रत्याशियों का नामांकन, जो आरक्षण का रोस्टर वगैरह जारी हुआ, सब ओके हो गया। सिर्फ एक इन लोगों ने दिया था कि चूंकि एक मामला जो है सब जुडिस है, विचाराधीन है, तो उस मामले के परिणाम को देखते हुए कुछ फेरबदल किया जा सकता है। तो आशंका तो थी कि ऐसा हो सकता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने एक क्लॉज लगा दिया उसमें जब अधिसूचना जारी हुई थी। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने यह सरकार से क्यों नहीं पूछा कि आरक्षण
की का जो गाइडलाइन है, जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, क्या आपने उसको पूरा किया है? और जब तक आप उसको पूरा नहीं करते हैं तब तक हम अधिसूचना जारी नहीं करेंगे। तो किसके दबाव में आपने अधिसूचना जारी किया? नंबर 1। नंबर 2 कि ओबीसी आरक्षण, अति पिछड़ा आरक्षण, एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के आरक्षण से किसको दिक्कत है? किसी को नहीं। कुछ तो है, कोई तो बात है जिसकी वजह से आज तक राजनीतिक पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए आयोग का गठन नहीं हुआ और उस चीज़ को ऐसे ही चलाया जाता रहा। तो क्या जो सोशल इंजीनियरिंग था नीतीश कुमार जी का, वो डाउटफुल है? तो फिर तो ये जातीय जनगणना वाली बात हो जाएगी और फिर इसमें जो है बहुत सारी चीज़ सामने आने लगेगी कि राजनीतिक रूप से फलाना जाति जो है। बिल्कुल सही आप पकड़ रहे हैं कि इसमें जातीय जनगणना की भी बात आएगी। लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार जब ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, बिहार सरकार ने आज कहा कि हम हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उतनी ही ईमानदारी से नीतीश जी को सामने आके बताना चाहिए कि 2010 से 2022 तक कौन लोग थे, कौन सत्ताधारी दल था जिसने इनको वो आयोग गठित नहीं करने दिया। वो जाति जो शायद आरक्षित होता और वो आगे आता, चुनाव लड़ता, उनको पीछे छोड़ दिया गया। वो काम आयोग का था। आयोग करता, आयोग बताता कि कौन राजनीतिक रूप से पिछड़ा है और राजनीतिक रूप से पिछड़ा नहीं है। तो नीतीश कुमार ने तो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इसको आधार बनाकर ईबीसी एमबीसी करके बांट के और अपना सोशल इंजीनियरिंग कर लिया, लेकिन राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन की पहचान नहीं करवा के और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई के कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार के केस में या गबली बनाम महाराष्ट्र सरकार के केस में जो आदेश था, क्यों नहीं पालन किया आपने उसका? किसके कहने पर पालन नहीं किया जो आज आप कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी को भी बताना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई भाजपा के लोग जो हैं उनको आरक्षण से दिक्कत है, इसलिए। तो सवाल है कि आरोप प्रत्यारोप है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि हम तो बार बार बयान देते थे। तो अब सब कुछ हो रहा है जब पटना हाई कोर्ट का आदेश आ गया। आज से ठीक लगभग 4 दिन बाद चुनाव शुरू हो जाना था, प्रत्याशियों ने नामांकन कर लिया था, उनका तो बहुत खर्चा हो गया सरकार के इस आयोग के गठन न करने। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार की धरती मंडलवादी राजनीति की प्रयोगशाला रही है, तो कैसे मंडलवादी लोग यहाँ पर है? कौन सा मंडलवादी समाज यहाँ पर है जो 12 साल तक सोया रहा? कुंभकर्ण की नींद भी जग गई थी और आयोग का गठन नहीं किया। हाँ, आयोग का गठन नहीं किया आपने। और आज जब हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है तो तमाम तरह की टीका टिप्पणी, राजनीति हो रही है। तो ये तो उस समाज को भी समझना होगा जो राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, पिछड़े वर्ग में भी, क्योंकि आरक्षण तो उन्हीं को मिलेगा। स्थानीय उन्हीं के बैठे हुए लोग उनको जो है आज शिकार बना। स्थानीय निकाय चुनाव में उन्हीं ओबीसी को आरक्षण मिलेगा जो राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, जो पॉलिटिकल बैकवर्ड है। इसमें सोशल और इकोनॉमिक और शैक्षणिक नहीं चलेगा। नहीं है। तो वो जो खुद को पिछड़ा मानते हैं, जो साल में 4 बार पटना गांधी मैदान जाकर जात के नाम पर रैली करते हैं, फल्ला समाज, वो 12 साल कहाँ थे? उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। इस बिहार का कानून मंत्री क्या कर रहे थे 12 साल से? तो हाई कोर्ट का जो ये फैसला है, ये उचित फैसला है? देखिए, हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल उचित है। जो संविधान कह रहा है, अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो नीतीश सरकार अब इस फैसले को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में जा रही, इस फैसले के खिलाफ जा रही है। लाज बचाने की बात है और वोट बचाने की। वहाँ क्या हो सकता है? नहीं, वहाँ क्या होगा? जो सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कह दिया है वही होगा। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप आयोग बनाइए और आरक्षण की मुकम्मल व्यवस्था करिए, राजनीतिक पिछड़ेपन को पहचान करके, और इसमें 4, 5, 6, 7, 8 महीने जितने लगते हैं लगाइए। चुनाव तब तक स्थगित रहेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट 2010 के अपने फैसले को पलट देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पलट देगी। तो ये तो नीतीश कुमार की सरकार अपना लाज बचाने जा रही है। तो यह माना जाए कि चुनाव जो है अगले साल ही कुछ हो सकता है, जब तक आयोग ना बन जाए, रिपोर्ट सबमिट ना कर दे गवर्नमेंट के पास। मुझे ऐसा ही लगता है, और क्योंकि वास्तव में प्रक्रिया यही है। प्रक्रिया यही है और प्रक्रिया से खिलाफ तो अब जाने अब सुप्रीम कोर्ट अपने बनाई प्रक्रिया से तो वापस नहीं जाएगी। सरकार तो अपनी लाज बचाने के लिए कहता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली हालत हो गई कि आंदोलन करेंगे, केस करेंगे।
लेकिन आप तो 12 साल तक सोए थे। कुंभकर्ण भी साल में 2 साल में एक आध बार जग जाता था, आप 12 साल से सोए हुए थे। तो ये इसका कुछ नहीं। नगर निकाय चुनाव में जो स्थानीय प्रत्याशी हैं, जिनका बहुत सारा पैसा खर्चा हो चुका है, जिनका मनोबल जो है अब डाउन होने लगा है, उनको तो फिर से मेहनत करने की ज़रूरत होगी। करना ही पड़ेगा। और सवाल है कि आप जैसा राजा चुनेंगे, जैसी व्यवस्था चुनेंगे, उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। यही लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, आरक्षित वर्ग से जो लोग आए, उन लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाया? क्यों ये सवाल नहीं उठाया कि भाई अच्छा, ये एक चीज़ सर बताया जाए कि अब जो आयोग बनेगी और जो कमेटी बना करके सरकार को सौंपेगी, तो वो जगह जहां से ओबीसी के कैंडिडेट, आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट थे, उनमें तो भारी बदलाव देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आयोग की फाइंडिंग क्या है। आयोग की फाइंडिंग राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए लोग ही होंगे। वो मैं यही कह रहा हूँ कि वो तभी आपको पता चलेगा जब उसकी फाइंडिंग आ जाएगी। और जाहिर है कि जो आयोग उसको एक संवैधानिक अमली जामा पहनाया जाता है, उसका एक अपना अधिकार क्षेत्र होता है, तो वो जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था सरकार करेगी। उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा सरकार को। तो रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से जो है फिर से नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कौन सा सीट आरक्षित होगा, कौन सा सीट नहीं होगा, ये आयोग की रिपोर्ट पर डिपेंड करता है। तो ये माना जाए कि चुनाव अब अगले साल ही हो सकता है। जब भी हो 4-5-6 महीना तो लगेगा ही। लेकिन इस पूरे प्रकरण में 2 ही चीज़ें समझ में आई। देखिए, जिस तरह से कल से मीडिया की रिपोर्टिंग हुई है, वो इतनी नकारात्मक है आरक्षण के खिलाफ। अरे भाई, आरक्षण के खिलाफ नहीं है, प्रक्रिया को पूरा नहीं, ये प्रक्रिया पूरा नहीं किया सरकार ने, इसलिए कोर्ट ने तो कहा कि भाई बाकी आप चेक करा लो चुनाव, और ये चुनाव जो है तुम आयोग वगैरह बना के जब रिपोर्ट आएगी तो करा लेना। लेकिन ये व्यवहारिक नहीं लगा राज्य निर्वाचन आयोग को, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरा चुनाव रद्द कर दिया। तो सवाल राज्य निर्वाचन आयोग पर भी है, सवाल बिहार सरकार पर भी है, तो सवालों के घेरे में सवाल जातियों के ठेकेदारों पर भी है। तो सवाल जातियों के ठेकेदारों पर भी है, राज्य निर्वाचन आयोग पर भी है, और यहाँ की उस सरकार की है जो बरसों से सरकार में बने हुए हैं, जो उन लोगों की है। ठीक उसके विपरीत जो लोग चुनाव में के मैदान में कूदे हुए थे और चुनाव की तैयारी कर रहे थे, अब लगता है कि उनको अगले साल ही चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। तब तक प्रत्याशी और जम करके मेहनत करें। आगे इस पर क्या आयोग कब बनती है, क्या रिपोर्ट आएगी, इसको हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 18 मिनट कौन